न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर ये वाज़े कर दिया है कि शहबाज हुकूमत से बातचीत मुमकिन नहीं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने डियाला जेल में आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी शहबाज हुकूमत से बात करना इंतखाबात में उनके डाके को तस्लीम करना होगा। इमरान खान के बकौल गुफ्तगू उन्हीं के साथ होगी जो बाइख्तियार हैं। इससे इनका वाज़ेह इशारा जो है फ़ौज की आला क़यादत है। इमरान खान की आज की गुफ्तगू से जहाँ इन क़यासाराइयों को दम तोड़ देना चाहिए जो PTI और हुकूमत से मुज़ाकरात के मुतालिक जारी हैं, वहीं इस बात का भी इशारा है कि पाकिस्तान की धमाका खेज सियासी सूरत हाल में फिलवक्त बेहतरी के कोई आसार नहीं। फ़ौज पहले ये बात वाज़ेह कर चुकी है कि वो 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात को भुलाने और माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। ताहम हाल ही में PTI के रहनुमाओं की 22 अगस्त के जलसे को मुलतवी कराने की अलग सुबह इमरान खान से जेल में मुलाकात बहुत माने खेज है। बहुत से हल्के ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी PTI किसी न किसी सतह पर इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है। रह गया इमरान खान का ये पुराना मुतालबा कि मुज़ाकरात सिर्फ बाइख्तियार इदारे के साथ होंगे, इसे बेशक तस्लीम ना किया जाए, लेकिन PTI के नुक्ते नज़र से ये दुरुस्त हिकमत अमली है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट से मामला तय किए बगैर न इस पर जारी दबाव कम होगा और न इसके लिए आगे के रास्ते खुलेंगे। लेकिन सियासी तौर पर दुरुस्त बातें करने के जो आदि सियासी पहलवान हैं, उनका इसरार है कि जी सियासी क़ुव्वतों के दरमियान मुज़ाकरात के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। हफ्ते के रोज़ महमूद अचकज़ई साहब ने पार्लियामेंट हाउस में राना सनाउल्लाह के साथ मुलाकात की तस्दीक की और कहा कि जी मुज़ाकरात शुरू होने या ना होने की तरदीद या तस्दीक नहीं करता, मगर मुज़ाकरात के सिवा किसी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। सियासी हल्के नवाज शरीफ के बयान का भी हवाला दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने मुल्क को बुहरानों से निकालने के लिए तमाम सियासी जमातों, हुकूमत और इदारों को मिल बैठने की ज़रूरत पर जोर दिया। नवाज शरीफ की जो ख्वाहिश है सुनने में बज़ाहिर बहुत अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात में बज़ाहिर नाकाबिले अमल भी है, क्योंकि न सिर्फ PTI उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, बल्कि ये सवाल भी है कि क्या फ़ौज इस तरह के किसी अमल में शरीक होना पसंद करेगी या नहीं। और पाकिस्तान की जो पेचीदा और गंभीर सियासी सूरत हाल के नहीं, बड़ा सवाल ये भी है कि पाकिस्तानी सियासत को बंद गली से निकालने की ताकत किस सियासी क़ुव्वत या इदारे के पास है और इसके लिए उन्हें क्या सियासी लेन देन करना होगा। इस लेन देन के लिए कौन कुर्बानी देगा और कौन सियासी तौर पे कुर्बान हो जाएगा। और अगर तमाम सियासी पहलवान अपनी जगह पर जमे रहे और सियासी महाज़ाराई और गैर यकीनी सूरत हाल का यही आलम रहा, तो फिर पाकिस्तान पे क्या गुजरेगी। आज इसी अहम मौजू से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तजियाकारों से पूछते हैं कि क्या उन्हें उम्मीद की कोई किरण नज़र आ रही है। जनाब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के 2 सफ़े अव्वल के तजियाकार मोहतरम हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब और मोहतरम इम्तियाज़ गुल साहब। नियाज़ी साहब, आपसे शुरू करते हैं कि बज़ाहिर हम देखते हैं कि अचकज़ई साहब गलत नहीं कह रहे कि जी मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं। फिर हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी हुकूमत को, इदारों को और तमाम सियासी क़ुव्वतों को बैठकर मुल्क को बुहरान से निकालना है। इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ इदारों के साथ होंगे, फ़ौज के साथ होंगे। आपके ख्याल में मुज़ाकरात किस सतह पर होने चाहिए और ये तीनों पोजीशंस हैं, इनमें से कौन सी पोजीशन आपको ज़्यादा काबिल अमल लग रही है। जनाब आमिर साहब, ये मुल्क की बड़ी आयरनी है। मुझे आप ये अभी बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक बड़ा ज़बरदस्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक फ़िक्रा आ रहा था, एक याद के जो कल रफ़ीउद्दीन साहब ने, जो भुट्टो साहब के लास्ट 323 डेज़ का द मोस्ट ऑथेंटिक अकाउंट जो है ना, और उन्होंने बड़े मेहरबानी में हमेशा कहते हूँ कर्नल साहब ने कमाल किया कि वो उसको जो है लिख के चले गए, जो उनके लास्ट 323 डेज़ थे रावलपिंडी जेल के अंदर। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो कर्नल से साहब से जैसे इंटरेक्शन हुआ, कुछ अर्से बाद जब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो गई और कर्नल साहब तो वहाँ एक ज़ाहिर है मकसद के लिए गए थे, पूरी अपनी यूनिट के साथ मूव कर गए थे। तो मैं कहते देखो कर्नल, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ कि इस मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ सियासतदानों के पास है, और सियासतदान जो हैं वो एक दूसरे से मुज़ाकरात करने में इतने कंफर्टेबल हैं कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। और इसमें भुट्टो साहब अमली जो है उसकी एक दफ़ा जब वो आखिरी दिन थे तो ज़ाहिर है कि PNA के साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रहे थे। जो 2 पे सियासतदान करते रहते हैं, कितना वो एक दूसरे को से ले लेते हैं, कितना दे देते हैं, वो एक अलग टग ऑफ वार है। इमरान खान साहब ने जो हकीकत है कि जो सबसे उनकी जो बहुत सारी जो उनके अंदर जो वीकनेसेस थी और जो उनके जो ड्रॉबैक्स थे जो थोड़े से, उनमें से सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि उन्होंने अपने आप को पिछले 28 साल सियासत में सियासतदानों से दूर रखा है। ये नहीं को आए नहीं करीब आए हैं, जैसे अभी फजलुर रहमान साहब के दहलीज के ऊपर वो खड़े हैं और किस बंदा कोई तस्वर नहीं कर सकता था, या अचकज़ई साहब के पास गए हैं
बंदा तस्वर नहीं कर सकता था। इसी तरह वो नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर साहब के साथ बैठ के 2007 के शुरू में उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लंदन में साइन भी किया था, ये सारे उसके मेंबर थे, लेकिन बाय एंड लार्ज वो इस मुज़ाकरात से भागते रहे। और आज जो इमरान खान साहब का सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो ये है कि उन्होंने सियासतदानों से अपने आप को जो अलहदा किया है, हालांकि सियासतदानों ने बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स की। मैं आपको छोटा सा थोड़ा सा वाक़ा बता दूं कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए तो मेरे ख्याल है कि मैं इसको रिकॉर्ड पे ले आऊं। मैं खुद 3-4 हफ्ते बाद नईमुल हक साहब के पास इस्लामाबाद गया और मैंने कहा नईम आप इसमें बताओ इक़्तिदार मिल गया है, खुदा के वास्ते कहना कि बैक डोर से ही खुफिया रास्ते से ही तहरीक मुस्लिम नून और पीएस पार्टी को एंगेज करे। उसके बाद मैं सफुल्ला न्याजी के उनके पास गया। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ ने जो 20 अक्टूबर आखिरी फिक्र है 20 अक्टूबर 2020 में पीडीएम के जलसे का आगाज था, जो कि मैं समझता हूँ उसके पीछे भी जो कुव्वतें थी, मैं उसके बारे में मुझे बखूबी उसका अंदाजा है। उस जलसे के अंदर नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी तो आप उनके अल्फाज एक एक देखें। उन्होंने कहा जी हमारे इमरान खान से कोई झगड़ा नहीं है, मेरा झगड़ा जनरल बाजवा साहब से है, हमारी शिकायत जो है जनरल फैज हमीद साहब से। आपको याद होगा 20 अक्टूबर 2020 का जलसा। अब मुझे बताएं कि नवाज सारे सियासतदान से मुज़ाकरात के बढ़ते रहे, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत के लिए बातचीत करना चाहती थी, अब वो इनकारी हैं। तो आज जब इमरान खान साहब जब हाइंड साइड में सोच रहे होंगे तो मेरा ख्याल है उनको पता चल गया होगा कि उन्होंने अपने साथ जो सबसे बड़ा जुल्म किया है अपने आप को सियासतदानों से कट ऑफ करके और एस्टेब्लिशमेंट की बोली बोल के उनके कहे पे सियासतदानों को करप्ट कह के और अपने आप को मस्कीन और अवतार साबित करके ऐसी जगह ला खड़ा किया है कि खुद भी बंद गली में है और पाकिस्तान की सियासत को भी इमरान खान साहब बंद गली में पहुंचा चुके हैं, बंद गली में लेकर आगे। नहीं, बड़ा आपने मेरे ख्याल में एक अच्छा नुक्ता उठाया। मुझे इम्तियाज़ गुल साहब, सिर्फ मुश्किल में इमरान खान नहीं है बल्कि मुश्किल में पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को अगर बुहरान से निकालना है तो उसके लिए ज़ाहिर है कि मुज़ाकरात, कुछ गिव एंड टेक, कुछ लेन देन होनी चाहिए। तो लेन देन किस सतह पे होगी, कहाँ पे बात होगी? क्योंकि आपने देखा कि तीनों जो बड़ी क़ुव्वतें उनके आपको अंदाज़ा है कि जनाब किसका क्या मौक़िफ़ है। जी देखिए आमिर, बड़ी सीधी सी बात है, बिल्कुल न्याजी साहब सही कहते हैं कि इमरान खान ने खुद को सियासतदानों से दूर रख के बहुत बड़ी गलती की है। इस वक्त भी वो शायद वो और उसकी पार्टी को ख्याजा भुगत रहे हैं। लेकिन न्याजी साहब चूँकि हमसे ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, वो इमरान खान के करीब भी रहे हैं। मैं सिर्फ ये एक सवाल मेरे जहन में बार बार आता है कि इमरान खान का तमाम तर बयानिया इस मुल्क पे तवील अरसे से हुक्मरान 2 घरानों, अब बल्कि 3 हो गए, उनके ख़िलाफ़ रहा है। यानी जरदारी, भुट्टोज़, नवाज शरीफ, तमाम तर उनकी जो सियासत की इमारत है वो इस बयानिए पे खड़ी है। दूसरा, जो बार बार 9 फरवरी के इंतखाबात की बात है कि उसमें मैंडेट चोरी हुआ है, और फिर जिस अंदाज सबको मालूम है, ये न्याजी साहब भी खुद बड़े दबंग तरीके से हवाला देते रहे किस तरह PTI के लोगों को रोका गया इंतखाबात में हिस्सा लेने से। तो इस तमाम कॉन्टेक्स्ट की मौजूदगी में अगर हफीजुल्लाह न्याजी साहब इमरान खान की जगह होते तो क्या वो अपने जो बुनियादी मुतालबात हैं, क्या वो उस कंप्रोमाइज़ करके मुज़ाकरात की तरफ चले जाते उन लोगों के साथ मुज़ाकरात के लिए जिनका हदफ, जो कि आपका हदफ है, हदफ तनकीद हैं। तो बिल्कुल उसूली आप ये सही बात है, और मेरा भी अपना ख्याल है कि इन्हें सियासत की वजह से लचक का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने लचक का मुजाहरा कर दिया तो मैं समझता हूँ इस वक्त तक जो इमारत खड़ी है PTI की, उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाएंगी। हाँ, ऐसा भी नुक्ता, तो ये नुक्ता भी यहाँ में कि इमरान खान की जो पूरी सियासत है वो इसी बात पर खड़ी है ना कि जी तनकीद करते हुए इन पर, और आप ये जो इनकी पोजीशन है मजबूत, जो कहते हैं ना कि जिसमें लचक का कोई मुजाहरा नहीं कर, उसके हवाले से इनकी मुश्किलात आने वाले दिनों में आपको मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या? जी असल में बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि मैं कोई ऐसी चीज़ एक्सप्लेन करूँ कि जो, और वो भी इम्तियाज़ गुल साहब बैठे हों या आमिर जाज साहब हों, कि मुझे पता है कि आपको मुझसे चीज़ों का ज़्यादा इदराक है। इमरान खान साहब का बयानिया, ये इमरान खान साहब जो पिछले 8-10 साल से बता रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल ये बयानिया हमेशा इनका रहा है। ये इनका बयानिया जो है इमरान खान साहब को खुद भी शायद याद नहीं है कभी किस वक्त होता है, कभी क्या होता है, लचक होती है। लेकिन मैं इस बात में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं सिर्फ जो जाज साहब ने बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, मैं उसके अंदर थोड़ा सा हिस्सा डालना चाहता हूँ और उसमें से दूसरा एंगल देना चाहता हूँ।
ये जो होता है तीसरी कुव्वत, ये पाकिस्तान का कभी भी मसला नहीं रही। ये तीसरी कुव्वत, ये एस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम है। ये 92 के अंदर इन्होंने इस्लामिक फ्रंट बनाया था, क्योंकि इन्होंने देखा कि जो पीएस पार्टी के मुकाबले में जो इन्होंने आईजीआई बनाई थी वो फिर एक पूरी कुव्वत बन गए, दो ग्रुप से बन गए। इन्होंने वहाँ से आईजीआई तोड़ी और उसमें से काजी हुसैन अहमद साहब के ज़ेर क़यादत इस्लामिक फ्रंट बनाया। 93-94 में चूँकि आप दोनों जो है बारीक बीनी से पाकिस्तान के हालात को देखते हैं, जानते हैं, आपको नहीं पता कि जनरल हमीद गुल साहब ने एक थर्ड फोर्स बनाने के लिए अब्दुल इमरान खान, हकीम सईद साहब, वो चाहते थे कोई ऐसा हो तीसरी कुव्वत। तो ये असल में अब इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, चूँकि हम अंदर की चीज़ें नहीं जाते, लेकिन मारूजी जो हमारे सामने जो हकायक होते हैं उसके ऊपर ही अपने एक एनालिसिस करते हैं। ये तीसरी कुव्वत जो है, ये मेरे नज़दीक पाकिस्तान का जो मसला है वो सिर्फ एक ही है, और वो मसला है पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम। मेरे सामने मुझसे ज़्यादा इस मामले में एक्सपर्ट हैं इम्तियाज़ साहब, कि पूरी दुनिया के, चलो 3000 साल पुरानी हिस्ट्री छोड़ दें, 2000 साल पुरानी छोड़ दें, 500 साल पुरानी छोड़ दें, पिछले 200 साल के अंदर और पिछले 100 साल के अंदर जिन कौमों ने सातवें आसमान को टच किया है और जिन्होंने, जो कौमें जो है तबाह बर्बाद हो गई हैं, तहलील हो गई हैं या बर्बादी देख रही हैं, उनमें एक ही फ़र्क था, वो मुस्तहकम कौमें थी। हुकूमत का मॉडल क्या था? चाइना का कम्युनिज्म, इंडिया की टूटी भजी डेमोक्रेसी, गल्फ कंट्री की बादशाहतें, वेस्टर्न डेमोक्रेसी, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, साउथ कोरिया की डेमोक्रेसी। एक ही चीज़ कॉमन थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और इससे ज़्यादा तेल पैदा करने में वेनेजुएला, नाइजीरिया, मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब से चौथे 5वें नंबर पे आते रहे 80s और 90s में इनकी तेल की पैदावार। आज भी रूल रहे हैं, लोगों के दूसरे मुल्कों में जाके भीख मांग रहे हैं। असल क्राइसिस ये है कि इस मुल्क को हमें कैमोफ्लेज करने के लिए 53 से लेके आज तक, मोहम्मद अली बोगरा से लेके शहबाज शरीफ साहब तक, एक वज़ीर आज़म तो बना दें जिसमें जो एस्टेब्लिशमेंट ने ना बनाया हो, जो उसकी मदद ना शामिल हो, एक बता दें। उसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी आए, उसमें जुनेजो साहब भी आए, और किसी एक वज़ीर आज़म से बना दें, इनकी बन गई जो एस्टेब्लिशमेंट की। देखो, मेरी तो शिकायत एस्टेब्लिशमेंट से बेपनाह है। हालांकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब एस्टेब्लिशमेंट को हमारी शायद हमदर्दी की भी ज़रूरत है, मदद की भी ज़रूरत है, क्योंकि अब जो एस्टेब्लिशमेंट है इसको फिर एस्टेब्लिशमेंट ने ही यहाँ तक पहुँचाया है। इसमें बाकी बात रहा कि इमरान खान साहब जो है, जो 2024 का इलेक्शन जो है वो नवाज शरीफ ने तो नहीं कराया। नवाज शरीफ तो नहीं कहते बेनिफिशियरी है। 2018 का इलेक्शन इमरान खान ने तो नहीं कराया। भाई जिन्होंने कराया उनके अलावा बोलते नहीं है, वो इमरान खान को गालियां देते हैं 2018 के जो बेनिफिशियरी हैं, या इनको 2024 के दे दें। लेकिन एक बात तय है कि दोनों इलेक्शन या पाकिस्तानी तारीख में जितनी मुमासलत इन दो इलेक्शन में है, पाकिस्तान के सारे इलेक्शनों में कोई ना कोई खराबी है, इतनी मुमासलत आपको किसी और इलेक्शन में नहीं मिलेगी। अच्छा न्याय साहब, ये बिल्कुल जो इस्टेब्लिशमेंट से शिकवा है अपनी जगह, और मैं फिर आऊँगा इसी सवाल के ऊपर आपसे कि ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट की गलतियाँ सबको, तारीख जिसने पढ़ी उसको अंदाज़ा है। हमारे सियासतदानों ने भी तो कुछ किया होगा कि वो बार बार इस्तेमाल होते हैं, उनकी कमज़ोरियों की वजह से जो मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट को मौका मिलता है चीज़ों पे बात करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि सियासी अदम इस्तेकाम बहुत बड़ा मसला है और पाकिस्तान मुसलसल इसका शिकार रहा है इम्तियाज़ गुल साहब, और पिछले 2-2.5 बरस में तो ज़्यादा। और महादारी का जो ये कहते हैं ना असर हर शोबे पे पड़ रहा है, तो पाकिस्तान को अगर संभालना है जंगी बुनियादों पे तो क्या इक़दाम करने होंगे? इक़दाम तो जी दूर की बात है, मेरा ख्याल है अभी उससे पहले इन्हें ये मरहला तय करना है कि इमरान खान के साथ बात करनी है नहीं करनी। आप देख लें आजकल, चूँकि जब से उसने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के ओहदे के लिए उसने कागजात जमा करवाए हैं, उसके बाद से सुबह दोपहर शाम ये लोग उसी के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जिस तरह न्याय साहब ने कहा कि चूँकि बुनियादी तौर पे इलेक्शन तो तमाम इस्टब्लिशमेंट ने कराए हैं, अगर इस्टब्लिशमेंट ने इलेक्शन करवाए हैं तो फिर उन लोगों के साथ बातचीत का क्या फ़ायदा जो कि इस्टब्लिशमेंट की खुशनुदी के लिए आज भी सुबह दोपहर शाम 9 मई का तराना गा रहे हैं। यानी मुल्कों में सियासी हुक्मरानी, सियासी अमल जो है उस वक्त मुस्तहकम होता है जब सियासी क़ुव्वतें आपस में मिलती हैं। ये नहीं होता कि एक शख्स उसको दीवार से लगा दिया गया, जिंदान में डाल दिया गया, बाकी जो हैं अब वो बार बार कह रहे हैं, चाहे वो राना सनाउल्लाह है, चाहे एहसन इकबाल है, कि इमरान खान को अगले 5 साल तक जेल में रखना होगा क्योंकि ये जब बाहर आएंगे तो फितना फैलाएंगे,
शर फैलाएंगे। और जब तक ये अपनी, बल्कि एहसन इकबाल साहब का तो मैं 2 दिन पहले का बयान सुन रहा था, खुद को ये प्रोफेसर कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, वो कह लें कि जब तक पीटीआई दहशतगर्दी का रास्ता और मुल्क दुश्मनी का रास्ता नहीं छोड़ेगी, उस वक्त तक उसके साथ बातचीत के, और जब तक माफ़ी नहीं मांगेगी उस वक्त तक बातचीत नहीं हो सकती। तो जब तक ये लोग अगर इसी हालत में रहेंगे तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे पाकिस्तान की में सियासी इस्तेहकाम की कोई राह वाक़ईतन कोई हमवार हो सकेगी। अच्छा न्याज़ी साहब, ये जो इम्तियाज़ गुल साहब ने नुक्ता उठाया है कि हमारी सियासत में जज्बातियत है, हमारी सियासत में एक सतहीपन आपको नज़र आता है कि जनाब समझते हैं कि फ़र्द जो है सबसे बड़ा विलन है, और जो हमारे स्ट्रक्चरल मसाइल हैं उस पर हम लोग बात नहीं करते, मौरूसी सियासत पे बात नहीं करते, बदनवानी पे, इत्तेसाब पे, और जो मसले हैं हमारे कि जी रिफॉर्म करना है। तो आपके ख्याल में वाकई इमरान खान इस पाकिस्तान के सबसे बड़े विलन हैं? चले मान लिया तो वही वाहिद मसला है कि अगर वो तजाद हल हो जाते तो पाकिस्तान एकदम दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करने लगेगा। जनाब देखिए जी, इमरान खान साहब की एक स्ट्रेंथ है और बहुत बड़ी, और एक उसकी बहुत बड़ी वीकनेस है। उसकी स्ट्रेंथ ये है, जो सियासत के अंदर ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत दिलेर है, और लड़ाई लड़ने में उसको जितने टैक्टिक्स या टेक्निक्स या जितने दाव पेच उसके पास है सियासत में, शायद ही कोई बंदा उससे करीब भटक सके। इवन सजेशन तो चूँकि सियासत की लड़ाई का उनका तरीक़ाकार फ़र्क है, और वो तो सिर्फ एक ताकत का उनका माखज़ी फ़र्क है, और सियासतदानों की ताकत जो होती है वो पब्लिक ओपिनियन होती है, तो उनको साथ लेके चलना होता है। तो इमरान खान साहब ने वो लड़ाई जो है बहुत अच्छे तरीके से बखूबी जीती है, और पहले 2-3 महीनों में ही जब से वो इंतहाई मकबूलियत की तलछट में पड़े थे, दिसंबर 2021 में इमरान खान साहब इंतहाई गैर मकबूल थे, और 3-4 महीने में उन्होंने वो पोजीशन, अपनी जो मकबूलियत जो है पहली दफ़ा ऐसी मकबूलियत हासिल की जो उनको 26-27 साल सियासत नहीं मिली थी। ये तो कोई एक बात। अब देखिए जी, असल सूरत हाल ये है कि इमरान का साहब जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि 25 अप्रैल 1996 से लेके आज जो भी तारीख है, यकम जो 2 अगस्त वटेवर मुझे सितंबर, इमरान खान साहब ने एक सियासी फैसला ऐसा नहीं लिया जिस पे इमरान खान साहब ने खुद तासुफ का इजहार ना किया हो, पशमानी ना किया हो, या बुड़बड़ा के ये ना कहा हो, या उसके करीबी साथी को, अगर मैं उसके करीब हूँ, कि मैंने ये नहीं करना चाहिए था। गलती कोई एक बात, उन्होंने एक सियासी, मैं अक्सर इमरान खान साहब के साथ जब मेरे और उसके दरमियान में से हवा नहीं गुजरती थी तो मैं अक्सर कहता था कि इमरान कोई एक फैसला बता दें। उस वक्त आज से 8-10 साल पहले की बात है। इस पिछले 3 साल के अंदर मैं आपका प्रोग्राम का टाइम नहीं कंज्यूम करना चाहता हूँ, अगर मैं आपको कतार बना देता, लेकिन मुझे एक और बात करनी है। मुझे बताएं कि ये जो 5 मई को तो छोड़ें कि क्या हुआ, क्या 9 मई को तो छोड़ें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान की तारीख का अनोखा अजूबा वाक़या किया है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल जो कि एक सिटिंग डक है, हर एक को पता है, गुल साहब हमारी डिफेंस के जो इंट्रिकेसीज हैं या उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उसको ज़्यादा जानते हैं मेरे और आपसे। मुझे बताएं कि कभी किसी ने देखा कि लॉन्ग मार्च किया? चलो लॉन्ग मार्च भी किया आपने, फिर जब 9 मई को जब आप करते हैं तो 13 मई को जब आज़ाद होकर लाहौर में आते हैं, आप 2 बातें करते हैं। कहते हैं कि तुम फिर ये काम करोगे। अच्छा, पहले तो कहा ना कि अच्छा आप गिरफ्तार आप करो और हम इस्तेजाब वज़ीर उसके बाहर करें। इनको किसी ने नहीं बताया कि जुल्फ़िकार भुट्टो को, नवाज शरीफ को बेडरूम से फौजी छीन के लेके गए थे। ये इस तरह रेंजर पुलिस के साथ नहीं आई थी जी, बहुत जर्नैल आए थे और अच्छा, उनको जी मैं जरा खता कलामी कर रहा हूँ। और आप जो है ना, आपने कहते हैं जी कि मुझे फिर गिरफ्तार करोगे, ये फिर होगा, तो अब इसका मतलब ये तो क्या करें? अच्छा, क्योंकि वक्त कम है हमारे पास, खराब कर दिया जी हफीजुल्लाह साहब, क्योंकि वक्त कम है, बड़ी आप दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे थे लेकिन मुझे खता कलामी करनी पड़ी। इम्तियाज़ गुल साहब, क्विक अगर आप जवाब दे सकें, आपके ख्याल में सियासत के बड़े मंजरनामे में सालिसी का किरदार कौन अदा कर सकते हैं जो पाकिस्तान में महाजर आई उसके खात्मे के लिए? जी इमरान खान ने भी इंडिकेट किया है, अचकज़ई साहब सबके लिए शायद काबिल कबूल भी हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे बातचीत तो रावलपिंडी के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी सारा जो गुस्सा है वो रावलपिंडी में है, उस गुस्से को ठंडा करना पड़ेगा। अना को दोनों तरफ से जो अना है उसको कुर्बान करना पड़ेगा मुल्क की खातिर,
जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब और हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, आपने हमारे साथ दिया। यकीनन नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत को इत्तेदाल की भी ज़रूरत है और म्यान रवि की भी ज़रूरत है और गुस्से में कमी करने की भी ज़रूरत है। यहाँ पे वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा आएंगे तो हमारे साथ कमल शोदब साहिबा होंगी, उनसे कुछ बात करेंगे PTI के चैलेंजेस के ऊपर। हमारे साथ रहिए। जनाब, नाक़दीन का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत अपनी जगह, लेकिन उसकी गलत हिकमत अमली की वजह से न सिर्फ जो है उसके सियासी दबाव पे इजाफा हो रहा है, बल्कि उसकी मुश्किलात जो आने वाले दिनों में बढ़ती नज़र आ रही हैं। और हमने देखा कि जो अडियाला जेल में इंतज़ामी तब्दीलियाँ हुई हैं उसका एक छोटा सा इशारा है। ठीक है कि इस वक्त जो है फ़ौज उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, इमरान खान की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन क्या हर्ज है कि सियासी जो क़ुव्वतें उनसे क्यों नहीं मुज़ाकरात हो सकते। पूछते हैं कमल शोदब साहिबा से, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत शुक्रिया कमल साहिबा अपना कीमती वक्त देने का। क्या PTI उसमें आपकी जमात में कहीं पर ये एहसास है कि जनाब हमें ख़ुद तनकीदी करनी चाहिए और जो हमसे गलतियाँ हुई हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए? उसमें एक बड़ी गलती जिस तरह की आप लोगों ने सियासी पोजीशंस ली हैं वो भी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी आमिर साहब। देखिए, जो हमारी हिकमत अमली है वो तो जो एक प्रॉपर वे है जमहूरियत को आगे लेकर चलने के लिए, एक सियासी जमात जिसे सफोकेट किया गया, जिसे पॉलिटिकली टारगेट किया गया, जिस पे फस्तायत और जुल्म और सितम तोड़े गए, उसके पास क्या ऑप्शंस होती हैं? हमारी ऑप्शन तो सिर्फ अवाम की ताकत है और इमरान खान साहब को ये सारी सपोर्ट मिली हुई है, तो स्ट्रैटेजी तो उधर से ही आती है। इमरान खान साहब जिस तरह कहेंगे, जिस तरह बानी चेयरमैन साहब कहेंगे, उसी तरीके से पार्टी जो है वो चलेगी। और वो यही है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, और जो मामलात जिस तरह हुए उनको सबको सामने लाना चाहिए और फिर आप जो भी सियासत है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जो हमारे मुखालिफिन हैं या जो हमारी यानी PTI की अपोजिशन जमातें हैं, वो अगर कहीं से भी मेरिट का कोई एक रत्ती बराबर भी उनमें कोई होता या सियासी समझ बूझ या डेमोक्रेसी के लिए अगर वो काम कर रहे होते, तो फिर ये वाले मामला जिस तरह का रिएक्शन आता है, ये साथ मेरा ख्याल है कि ये इस तरीके से रिएक्शन ना आए। मेरा जो इशारा था पंजाब में देख लें जी, मेरा इशारा कमल साहब ये था कि जो इदारों पे तनकीद की गई और वो 9 मई से पहले भी बहुत हुई, सोशल मीडिया पे बेशक वो आप लोगों के उसमें ना हो, लेकिन आपके बाज़ लोग किया करते थे, आपके हमदर्द किया करते थे, उससे मतलब है चीज़ें जो है वो ज़्यादा तल्ख हो गई और क्योंकि इदारे नाराज़ हो गए और उसकी वजह से आपकी सियासी मुश्किलात बढ़ गई। अगर आप अपने सियासी हरीफों पे करते तो इतना गालिबन मुश्किल ना होती आपको। आमिर साहब, मैं ये समझती हूँ कि अगर पाकिस्तान में इदारे का मतलब कोई शख्सियत है, तो फिर तो हमसे ये शायद बकौल आपके इस तरह के जराइम जो हैं वो हम करने के मुर्तकिब हुए हैं। लेकिन अगर कोई शख्सियत इदारे से हटकर है तो फिर इदारों को मलाइन नहीं किया जा सकता, और ना हमने कभी किसी इदारे को मलाइन किया है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे बात कर रही हूँ और पूरी जिम्मेदारी से कर रही हूँ। पाकिस्तान के इदारे अगर मेरिट पे काम करते हैं तो हम उनको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, उनके साथ स्टैंड लेते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की अदलिया हो, चाहे पाकिस्तान की फौज हो, या पाकिस्तान के जमहूरी इदारे हों, या पाकिस्तान की पार्लियामान हो। लेकिन अगर उसमें उसको लीड करने वाले हजरात या उसमें बैठे हुए लोग अगर उस इदारे में होने की वजह से अपने इख्तियारात का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और फिर उसकी वजह से किसी सियासी जमात या उनके कारकुनान को या उसके लीडरान को या लीडर को टारगेट करते हैं, तो फिर तनकीद एक दायरे में रहते हुए करने का हक पाकिस्तान का आइन और कानून हमें देता है, और उसी दायरे को इस्तेमाल करते हुए हमने अपना हक एक्सरसाइज किया, जिसपे अब हमें टारगेट मजीद किया जा रहा है। अच्छा, और उसमें आप लोग समझते हैं कि नजरसानी की जरूरत नहीं थी, प्योर पॉइंट टेकन। अच्छा, आज फिर इमरान खान साहब ने जो जेल में अडियाला में गुफ्तगू की तो उन्होंने उसमें फरमाया कि जनाब अगर मुज़ाकरात होंगे तो उन्हीं लोगों से होंगे जो बाइख्तियार हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि इदारे जो हैं, फ़ौज जो है आप लोगों से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, तो क्या हर्ज है अगर आप वजाहत करें कि जी सियासी क़ुव्वतों से मुज़ाकरात हों। ठीक है कि आपको नून लीग पसंद नहीं है और आपको पीपल्स पार्टी पसंद नहीं, लेकिन गुफ्तगू तो हो सकती है, आप अपने इख्तिलाफात रख के भी गुफ्तगू कर सकते हैं। जनाब देखिए जी, गुफ्तगू तो वो करे ना, अगर वो क्या कहते हैं निशिस्तन और गुफ्तन और बर्खास्तन, तो उसमें तो कोई मसला नहीं है, वो तो आप जितनी मर्जी नशिस्तें रखवा लें। लेकिन अगर सही ला हासिल है इस सारी गुफ्तगू का और नशिस्त का मकसद, तो फिर वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, वो तो कभी लगी लिपटी उनको आई नहीं लगा के बात करनी। यही तो खान साहब का कमाल है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट बॉलिंग करते हैं और स्ट्रेट बात करते हैं।
मसला ये है कि क्या आप समझते हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी या नून लीग की जो पे मुश्तमिल और चंद कुछ और जो साइड की जमातें हैं, ये कोई सियासत या सियासी ताकत की बुनियाद में इस वक्त हुकूमत में है? क्योंकि इन पार्टीज को जिन जो हुकूमत में बिठाई गई हैं, इनको अवाम ने तो वोट नहीं दिया। तो जिन्होंने इन्हें अवाम के वोट को पीटीआई को देने के बावजूद इनको बिठा दिया स्टोलन मैंडेट के अगेंस्ट, अच्छा तो बात तो फिर उन्हीं से ही हो सकती है कि जिन्होंने ये सारा सेटअप बना के दिया है। अच्छा, वो मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि जी खान साहब सिर्फ स्ट्रेट बॉलिंग करते हैं, लेकिन हमें याद है वो कभी इन स्विंगर किया करते थे, कभी आउट स्विंग कराते थे, कभी यॉर्कर कराते थे। यहाँ पे क्योंकि लाइन और लेंथ एक है तो उसकी वजह से भी तो मुश्किलात हो सकती है ना जी, कि मतलब जब आप बैट्समैन को पता चल जाए कि सीधी बॉल आनी है तो छक्का मारेगा वो जनाब। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब ने कभी नो बॉल नहीं कराई अपने पूरे करियर में, तो इसलिए वो नो बॉल्स नहीं कराते हैं, वो बॉल ही कराते हैं और ऐसी बॉल कराते हैं कि जो मतलब जाके विकेट्स को उड़ा सकती है। लेकिन ये उनका स्पेल ऐसा है, ये मैं क्योंकि क्रिकेट देखती रही हूँ पूरा बचपन और खेलती भी रही हूँ, तो इसलिए मैं इस सारी लैंग्वेज को समझती हूँ। तो ये ज़हन में रखिएगा कि क्रिकेट खेलने के लिए बैट्समैन को ही बॉलर जो है वो बॉल करा सकता है। वो साइड पे खड़े हुए जो विकेट कीपर या जो आपने साइड पर जो वो 11 खिलाड़ी खड़े किए हुए होते हैं फील्डिंग करने के लिए, उनमें से किसी को बॉलिंग नहीं होती। अच्छा चले, जो बैटिंग कर सकते हैं बॉलिंग उसी को ही होती है। अच्छा चले, अगर इजाजत है आप एक वक्फा ले लें छोटा सा, और उसके बाद जब दोबारा आएंगे कमल साहिबा तो जरा बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा जो महाज है, कहते हैं ना हिज़्ब इख्तिलाफ का महाज, वो बज़ाहिर बनाने में इतनी कामयाब नज़र नहीं आ रही है, लेकिन बात होती है वक्फे के बाद। इस सेगमेंट में हमारी मेहमान है जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं कमल शोधब साहिबा। कमल साहिबा, वक्फे पे जाने से पहले मैंने सवाल छोड़ा था आपके लिए कि बज़ाहिर एक जो फाल हमेशा होता है ना कि हिज़्ब इख्तिलाफ जब मुश्किल में होती है बड़ी जमातें तो एक अच्छा वो एक महाज बना लेती हैं, नज़र नहीं आ रहा। आप लोगों ने बनाया हुआ तो है लेकिन उतना फाल नहीं है। लग रहा है कि अचकज़ई साहब पे इतना भरोसा नहीं, उसको आप लोग ज़्यादा ब्रॉड नहीं कर पा रहे। लग रही था कि मौलाना फजल रहमान साहब आपके साथ आ जाएंगे, लेकिन अब उनको जो इशारे मिल रहे हैं वो हो सकता है कि आपके साथ ना आए। चीज़ें जो हैं बिल्कुल दरमियान में, जमात इस्लामी आ सकती है लेकिन नहीं आ पा रही। क्या वजह है इसकी? आप लोग ब्रॉड बेस्ड लाइन्स क्यों नहीं बना पा रहे? जी देखिए जी, हमने तो जो अलायंस बनाया हुआ है उसकी रीज़न जो है वो जेन्युइन है। अवाम के इश्यूज़ हैं, स्टोलन मैंडेट है, इलेक्शन कमीशन का जो किरदार रहा है और जिस तरीके से इलेक्शंस मैनिपुलेट किए गए और फिर फॉर्म 47 जिस तरीके से दिए गए और फ्री एंड फेयर तो इलेक्शंस हुए नहीं। अभी आपने बाई इलेक्शंस अप्रैल में हुए थे, वो देख लें। जितने भी बाई इलेक्शंस होते हैं वो तो मतलब इलेक्शन क्या कंटेस्ट करना है, वहां तो सिर्फ पुलिस ही जाके इलेक्शन लड़के आ जाती है। सो इस तरह के माहौल में और फस्तायत जब इतनी ज़्यादा हो तो हमारा जो अलायंस है या हमारी जो सपोर्ट है वो अवाम के साथ है। और जो लोग, ये मैं आपको क्लियरली कह दूँ, चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब हो या कोई और भी जमात है, अगर वो इस वक्त अपना पॉलिटिकल कैपिटल गेन करना चाहती है तो उनको अवाम की आवाज़ बनना पड़ेगा और हकाइक को सामने रखना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सिर्फ सियासत खेलना चाहते हैं या सियासी कोई फ़ायदे उठाना चाहते हैं, हुकूमत के हलवे में से अपना शेयर मांगेंगे, तो फिर वो पॉलिटिकल कैपिटल हमेशा के लिए ऑलरेडी लूज कर चुके हैं और जो कोई 2-4% बच गया वो भी खत्म हो जाएगा। आपको क्या अंदाजा है? ख्याल है कि इतनी कोई प्रॉब्लम है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हम सियासत नहीं खेल रहे, हम तो बिल्कुल अपनी जाने दाव पे लगा के बैठे हैं। हमने तो इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क की जो हालात है, मईशत है, अवाम है और इधर जो मेरिट है उसके ऊपर बात हो रही है। क्या लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब, क्या हुकूमत उनका दिल जीत पाएगी? आपका क्या अंदाजा है? आपके जो सीनियर्स उनसे मिले हैं, उन्होंने क्या आप लोगों को गोशगुजार किया? देखिए, मेरे पास अभी इसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है। हमारे जो असद कैसर साहब हैं उनके पास ज़्यादा ये मामलात होते हैं, तो हम तो खुश असलूबी से मामलात लेके चले। और मेरा ख्याल है कि जो जहाँ तक जिस नहज तक पहुँचे या जहाँ तक की डेवलपमेंट है, जो मेरे नॉलेज में है कि असम्बली में जो बिल्स होंगे उसके ऊपर एक दूसरे को सपोर्ट किया जाएगा। बाकी तो हमारे अपना पार्टी का नज़रिया, अपना आइन और अपनी एक मामलात हैं, उसमें तो जाहिर है हमारा कोई इत्तेफाक बनता नहीं है नेचुरली। लेकिन इस मामले पे जहाँ पे आपने जमहूरियत की बका की बात करनी है या इसको प्रॉपर ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में रीइंस्टेट करना है और मदाखलत को रोकना है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की हो या कहीं से और हो, तो उस हद तक मौलाना साहब की एक तगड़ी आवाज़ है असेंबली में और हम एक्सपेक्ट करते हैं और आवाम भी उनकी तरफ देख रही है
कि क्या इस आवाज़ का इस्तेमाल हुकूमत में हिस्सा मांगने पे होगा या आवाम के लिए आवाज़ उठाई जाएगी और जमहूरियत को फाल किया अच्छा जाएगा। लेकिन वो हमारी जो सियासत है वो तो ज़रा सा मतलब है मेरे ख्याल में मासूम लोग ये समझते हैं कि पूरी जो सियासत हो रही है वो अवामी हकूक़ के लिए हो रही होती है, एक बातें कहीं और हो रही होती हैं। ये भी हमारे यहाँ जितनी भी मिसालें इसी तरह की हैं। अच्छा ये बताइए कि PTI जो है जलसे जुलूस शुरू करने की बात कर रही है और हर बार मनसूख हो जाता है, इस बार अगर आपको इजाज़त ना मिली तो क्या होगा, क्या करेंगे? देखिए मनसूखी जो है ना आमिर साहब, आप उस पर ज़रा एक गहरी नज़र डालें तो वो आपको बदहवासी नज़र आएगी हुकूमती सर्कल्स में या हुकूमती सर्कल्स के पीछे जो चाहते हैं। अभी जो पिछला 22 का जलसा मनसूख हुआ उस पर अवाम का और कारकुनान का बड़ा शदीद रिएक्शन था, लेकिन एक्चुअल में आप देखें तो इमरान खान साहब से सिस्टम जिस तरह जाके मैं क्या कहूँ कि लफ्ज़ तो कुछ और मेरे ज़हन में आ रहा है, लेकिन रिक्वेस्ट करके आया, दरख्वास्त करके आया कि प्लीज़ आप ये मत करें, उससे आपको इनकी बुखलाहट का और इनकी बेबसी का भी अंदाज़ा हो रहा है। तो हम तो जल्द से बहुत अरसे से करना चाह रहे हैं और अभी तो खान साहब जेल में बंद है, तो हमें उनकी पार्टी को जिनके ऊपर इतनी तनकीद और बातें की जाती हैं, कभी हमें कुछ बना के पेश किया जाता है, उनके करवाने के लिए अभी 40-40 जो है वो शराइत रख के NOC दिए जा रहे हैं कि जी जितने जलसे में लोग आ रहे हैं उनकी सबकी सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए उनके ID कार्ड के नंबर और फरिश्ते पेश की जाएं। तो इससे आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि ये पहले ही हारे हुए हैं, पहले ही कितना डरे हुए हैं, कितने बौखलाए हुए हैं। हमारी ना तैयारी में कोई कमी है, ना हमारे जज्बे में कोई कमी है, ना पार्टिसिपेशन में, और ना हमारी कोई नीयत खराब है। हमने एक पुरसकून अवामी और एक फैमिलीज के साथ, खवातीन के साथ मिलकर जलसा करना होता है। लेकिन हाँ, हमारी जो इंतजामिया है, हमारी जो पुलिस है, उनको ना बच्चे नजर आते हैं, ना बुजुर्गों का कोई एहतराम रहा है, ना खवातीन की कोई तकद्दुस रहा है। वो उनको बस डंडा हाथ में होता है और शेलिंग के वो शेल्स होते हैं, तो फिर वो देखते नहीं है कि कौन है कौन नहीं है। अच्छा ये तो बताइएगा, हम कोशिश ये करते हैं कि आइन की कानून की पाबंदी करते हुए अपने पॉलिटिकल जो हमारा राइट है उसको एक्सरसाइज करें। जी आखिरी मिनट है, क्विकली, नवाज शरीफ साहब ने भी जो बयान दिया कि जी तमाम जो है सियासी कुव्वतें, हुकूमत और इदारे मिलकर बैठे और पाकिस्तान को बुरानों से निकालें, इस पर क्या आपका कॉमेंट होगा मुख्तसर? जी देखिए नवाज शरीफ साहब अब फिर लंदन प्लान बना के आ जाते हैं और बायोमेट्रिक उनका हो जाता है, एयरपोर्ट पे केसेस उनके खत्म हो जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ों के प्रोटोकॉल में उनको लाया जाता है, मीनारे पाकिस्तान, कबूतर उड़वाए जाते हैं। इस तरह की हरकतें करने के बाद ये बातें उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। बेटी उनकी फॉर्म 47 पे वजीर आला बनी हुई है, परफॉर्मेंस उनकी देख लें, 17 सीटें जीतने के बाद वो भी बड़ी मुश्किल से तो वो हुकूमत बना के बैठे हैं और वहां पे यस सर हो रहा है। तो उनके तो अपने क्लोज हलकों में से, उनके बड़े पुराने वफादारों में से अब आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि अब वो सियासी नारे नहीं लगा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया कमल साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत तल्ख, कहते हैं ना, तलखी में कमी की जरूरत है। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।